स्टॉक्स दिख रहे हैं, लिक्विडिटी है, पेंडिंग ऑर्डर्स इन द मार्केट। एक लाइन अपने दिमाग में बैठा लो, प्राइस विल ऑलवेज मूव इन सर्च ऑफ लिक्विडिटी। प्राइस हमेशा लिक्विडिटी ढूंढने के लिए या लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ही मूव करेगा, भले ही वो ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन है, कुछ भी टाइप का मूव कोई भी टाइम फ्रेम में। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं पहले। स्टॉक मार्केट्स का नेचर फ्रैक्टल होता है। फ्रैक्टल का मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आप मार्केट में यूज करोगे वो हर टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि छोटे टाइम फ्रेम के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, बड़े टाइम फ्रेम के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट मार्केट्स के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, जो भी हमने समझा लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल और वॉलिटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल में। टाइम फ्रेम के हिसाब से कभी भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती। मार्केट्स आर ऑलवेज फ्रैक्टल इन नेचर, मतलब 1 मिनट पे जो वर्क करेगा वो 1 डे पे भी वर्क करेगा, जो 1 वीक पे वर्क करेगा वो 3 मिनट और 5 मिनट और 15 मिनट पे भी वर्क करेगा। ठीक है, तो अब आपने ये चीज समझिए कि लिक्विडिटी होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स इन द मार्केट। तो अब पहले ये समझते हैं कि ये पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, कहां से आएंगे, कौन क्रिएट करेगा। अब आपको एक चीज ऑलरेडी पता है और मैंने आई थिंक प्री रिक्विजिट वीडियो में बताया था कि मार्केट के कुछ बेसिक गोल्डन रूल्स हैं। याद आ रहा है गोल्डन रूल्स वाला वीडियो? वो गोल्डन रूल्स क्या थे कि देर इज ओनली टू काइंड ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रिटेल एंड इंस्टीट्यूशंस। याद है किसी को? पूरे बाजार में दो मेजर काइंड ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे, रिटेल होंगे या इंस्टीट्यूशंस होंगे। अब हम लोग आते हैं रिटेल की कैटेगरी में, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो हजारों करोड़ की कैपिटल से ट्रेड करते हैं, जो हमसे बड़े, वो इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं, राइट। अब इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, जेफरीज, ये सब लोग इन्वेस्टमेंट बैंक हैं। फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डोमेस्टिक होते हैं, जैसे डीआईआई जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, मान लो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। ठीक है अशोक, अगर आपने प्री रिक्विजिट वीडियो नहीं भी देखा है तो मैं आपको समझा रहा हूं अभी, आप उसके बाद देख सकते हो। 2 से 4 घंटे लगेंगे आपको प्री रिक्विजिट देखने के लिए। ठीक है अशोक जी, आपको समझ में तो आ रहा है सब कुछ, राइट? अभी तक जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, राइट? कहीं पर भी कोई इश्यू हो आप बोल देना मुझे, मैं आपको उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा ताकि आपकी लर्निंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आए। ठीक है, तो अब इंस्टीट्यूशंस बहुत तरीके के होते हैं और हर इंस्टीट्यूशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एट द एंड ऑफ द डे वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग एसेट्स मैनेज करते हैं। तो जब भी इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव रिटेल इंट्राडे काइंड ऑफ ट्रेडिंग का नहीं होता है। वो अपनी पोजीशन हफ्तों के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए बनाते हैं। एक और चीज, इंस्टीट्यूशंस जब इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, वो यूजुअली अपनी पोजीशन हेज करने के लिए ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस 90% से ज्यादा टाइम्स लॉन्ग ओनली ही होते हैं। क्यों होते हैं? कभी किसी म्यूचुअल फंड को शॉर्ट करते हुए देखा है मार्केट को? आप मेरे को बताओ, किसी भी म्यूचुअल फंड को मार्केट को शॉर्ट करते हुए देखा है? नहीं देखा ना, क्योंकि इंडियन मार्केट में शॉर्ट कर ही नहीं सकते आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अलावा। अच्छा, शॉर्ट करना क्या होता है? शॉर्ट करने का मतलब है, जैसे हम यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी शेयर को बाय करते हैं, राइट, तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय की पोजीशन जब बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ठीक है भाई, 100 रुपए में बाय करा, 90 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा जो टारगेट है वो हम रखेंगे 120 रुपए का। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले खरीद रहे हैं एक 100 रुपए पे, तो पहले हम बाय कर रहे हैं, फिर हम 120 पर सेल करेंगे अगर टारगेट हिट हो गया, 90 पर सेल करेंगे अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 90 पे जाएगा तो लॉस हो जाएगा, 120 पे जाएगा तो टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर मैं एक, यहां पर मैं क्लिक करा इस बटन पे और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करता हूं सेम स्टॉक में। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब शॉर्ट पोजीशन का क्या मतलब है कि मैं ऐसे स्टॉक को ट्रेड कर रहा हूं जो मुझे लगता है गिरने वाला है। अभी क्या करते हैं हम, जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है, हम वो स्टॉक बाय करते हैं जो हमें लगता है ऊपर जाएगा। अब व्हाट इफ मेरे को ऐसा स्टॉक को, मेरे को एक स्टॉक मिल गया जो ओवर वैल्यूड लगता है, मेरे को लगता है यहां से नीचे जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। शॉर्ट सेल मतलब मैं पहले 120 में बेच दूंगा, मैं 130 का एसएल लगा दूंगा, और मैं 90 का टारगेट रखूंगा कि भाई ये जब 90 पर जाएगा ना तब मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा।
तो मैं क्या करूंगा, मैं पैसा तब बनाऊंगा जब जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, जब वो प्राइस मेरी एंट्री प्राइस से नीचे जाएगा तब मैं पैसा बनाऊंगा, राइट। तो शॉर्ट सेल जब मैं करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को बाजार को गिरते हुए देखना है। जब मैं लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ या बाय की पोजीशन बनाता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को बाजार को बढ़ते हुए देखना है। यस और नो, ये चीज सबको समझ में आती है? अगर कोई बिगिनर है तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा था कि लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, परफेक्ट। अब फिर से आ जाते हैं। ठीक है, तो अब दो टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, रिटेल और इंस्टीट्यूशंस। अब मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशंस तो लॉन्ग ओनली होते हैं, तो उनका इतना एक्सपोजर होता है मार्केट में कि उनको एट ऑल टाइम्स एक इंश्योरेंस टाइप की चीज चाहिए कि गिर गया अगर बाजार तो मैं लॉस नहीं ले सकता ज्यादा, तो इसलिए वो इंडेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडेक्स में अभी रिटेल ट्रेडर्स ने तो क्या जुआ बना दिया है, मतलब कैसीनो बना दिया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी रोज सुबह आए, अपना हाथ साफ कर लिया, थोड़े पैसे बन गए, कभी पैसे चले गए, रील्स बन रही है, एक पूरा माहौल बनाया हुआ है। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? ऑप्शन ट्रेडिंग का तो पूरा कसीनो का माहौल बनाया हुआ है। ये प्रीमियम हीरो जीरो हो रही है, 7 रुपए से 50 रुपए जा रही है, 1,000 रुपए की 1 लाख रुपए बन रहे हैं, सारी टाइप की बातें हो रही है। ठीक है, तो एक पूरा माहौल बन चुका है कि भाई ये तो प्रॉपर कसीनो है, 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है, और कुछ लोग तो ओवरनाइट भी करते हैं। तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लोग एक्चुअल में इसको मूव कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग तो है ही नहीं, उन लोग का ऑब्जेक्टिव हेजिंग है। वो लोग अपने पोजीशंस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होंगे जो प्योरली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, पर उनका वॉल्यूम कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टॉकविज का फाउंडर हूं, मैंने मान लो एक फर्म बना ली अपनी, मैं भी एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बन गया, मैंने एक 50-100 करोड़ रुपए का फंड बना लिया और मैं कोई इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा, मैं तो प्योरली ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मेरा तो साइज बहुत छोटा है। जो 1-1 लाख करोड़ रुपए का एसेट्स मैनेज कर रहे हैं वो लोग कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग को मैनेज कर रहे हैं। तो इंडेक्स की ट्रेडिंग की जहां बात करते हैं वो सुपर कंपेटिटिव होगी। सुपर कंपेटिटिव मतलब वेरी टफ नट टू क्रैक। नंबर टू, बहुत ज्यादा क्राउड होगा, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे, बहुत इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करेंगे, बहुत एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होगी। तो इंडेक्स ट्रेडिंग में जब हम पहुंचेंगे, अभी जो ये लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल बता रहा हूं ये सबसे ब्यूटीफुली इंडेक्स में काम करती है। तो ये मैं सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप इंडेक्स ट्रेडिंग चालू कर दोगे। इज इट क्लियर? क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग में ना बहुत सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स होते हैं जो भी आप सीखना बाकी है, तो जल्दीबाजी मत करिएगा। इज इट ओके? तो अब रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स दो टाइप के ट्रेडर हो गए। अब जो रिटेल ट्रेडर है वो दो टाइप के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता है, या तो एक फ्रेश बाय ऑर्डर या एक फ्रेश सेल ऑर्डर। डू यू अग्री? या तो एक फ्रेश बाय या एक फ्रेश सेल ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या फिर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकता है। डू यू अग्री विद मी? हाँ या ना? फ्रेश बाय मतलब अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनी हुई है रिटेल ट्रेडर की, जैसे मैं रिटेल ट्रेडर हूं, तो मान लो अगर मैं एक मतलब नया नया ट्रेडर हूं मार्केट में, तो मैं या तो फ्रेश बाय की पोजीशन बनाऊंगा या फ्रेश सेल की पोजीशन बनाऊंगा। फ्रेश बाय की पोजीशन कब बनाऊंगा? अपने एनालिसिस के हिसाब से। अब 95% रिटेल ट्रेडर्स का एनालिसिस क्या है? उनका एनालिसिस ये है कि अगर एक ब्रेकआउट हो गया तो बाय कर लेंगे, डे हाई ब्रेक हो गया वॉल्यूम के साथ तो बाय कर लेंगे, पैटर्न ने इंडिकेटर दे दिया, पैटर्न ने इंडिकेशन दे दिया, ये सिग्नल दे दिया कि बाय करो तो बाय कर लेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो बाय कर लेंगे, इंडिकेटर ने बोला, आरएसआई ने बोला, मैकडी ने बोला, या मान लो किसी और टाइप के इंडिकेटर ने बोल दिया बाय सिग्नल दी तो बाय कर लिया। तो क्या आप अग्री करते हो कि ये जितने भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पैटर्न ट्रेंड लाइन इंडिकेटर ये सारे रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के वजह से ही या तो फ्रेश बाय ऑर्डर प्लेस करूंगा या फ्रेश सेल ऑर्डर प्लेस करूंगा? करेक्ट? यस और नो? अच्छा, ये जो फ्रेश बाय और सेल ऑर्डर्स पंच होंगे ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर भी हो सकता है और पेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। डू यू अग्री? अब मान लो मेरे को ब्रेकआउट के बाद बाय करना है, तो मैं ब्रेकआउट आने के बाद बाय करूंगा, तो मैंने अपना एक ऑर्डर डाल दिया कि अगर प्राइस 100 रुपए से ऊपर क्रॉस कर जाए तो बाय कर लो, तो ये पेंडिंग ऑर्डर होगा कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होगा? आप बताओ। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे को पता है कि भाई ये स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मेरे को लगता है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस लेवल है स्टॉक का, ठीक है, स्टॉक अभी करंटली यहाँ पर ट्रेड कर रहा है,
मेरे को लगता है कि अगर स्टॉक ने 100 को क्रॉस कर लिया, जो 90% रिटेल ट्रेडर्स को लगता है, राइट, कि अगर स्टॉक ने 100 को क्रॉस कर लिया ना तो स्टॉक में बहुत बाइंग आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेरे को जैसे ही 100 का ब्रेकआउट होगा ना, मेरे को बाय करना है, तो मैंने क्या करा, अपना एक ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ पर कि जैसे ही प्राइस 101 रुपए पे आए मेरे को बाय करने हैं XYZ अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो ये ऑर्डर अभी करंटली इस पॉइंट पर पेंडिंग है कि एग्जीक्यूटेड है, आप बताओ। 101 रुपए बाय करने वाला पेंडिंग है ना, तो पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है लिक्विडिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, पेंडिंग ऑर्डर मींस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज मतलब पेंडिंग ऑर्डर इन द मार्केट। अच्छा, उसके अलावा मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब लेट से मैंने मान लो एक सेल की पोजीशन बनाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर कहीं, ठीक है। लेट से मैंने एक पोजीशन बनाई है, लेट से इधर का एग्जांपल देता हूं आपको। लेट से मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई है कि मेरे को दिखता है कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट कर दिया है और मैंने यहाँ पर बाइंग कर ली है। अब मैंने जैसी बाइंग मेरी यहाँ पर करी है, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर कहीं पे है, ठीक है। अब जब मैं स्टॉप लॉस डाल रहा हूं तो मैं मेरे ब्रोकर को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि बॉस मैंने 100 पे बाय किया है, अगर स्टॉक 95 पर आ जाए तो मेरे को निकाल देना। यही बोल रहा हूं ब्रोकर को, यस और नो। जब हम स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम ब्रोकर को यही तो बोल रहे हैं, भाई 95 आ जाए तो हमें निकाल देना, हमारा सेल जो स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर देना। तो क्या ये 95 का सेल ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर है कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, आप बताओ। पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो मतलब रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस इस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करते हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि स्टॉक क्या करेगा, स्टॉक यहां पर आएगा, ये सारी लिक्विडिटी ले लेगा, सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को खाएगा और उसके बाद प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। अब इस पार्ट को समझते हैं ये कैसे होगा। अब मैंने आपको बताया कि भाई ठीक है, रिटेल इंस्टीट्यूशंस दो टाइप के ट्रेडर्स हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करेंगे मार्केट में, या तो फ्रेश बाय सेल ऑर्डर प्लेस करके या अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करके। अब आपको एक रूल मैंने बताया था, फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर इन द मार्केट एंड फॉर एवरी सेलर देयर इज अ बायर इन द मार्केट। किस किस को याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको नहीं याद है तो मैं वो रूल खोल देता हूँ आपके सामने, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। जिन्होंने शायद प्री रिक्विजिट नहीं देखे उनके लिए बता देता हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताइए कि आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी। तो ये 4 गोल्डन रूल्स है, ठीक है। स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है, आप लोग को पता है। दो टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स आप लोग को पता है, रिटेल और इंस्टीट्यूशंस। तीसरा, फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर एंड फॉर एवरी सेलर देयर हैज टू बी अ बायर। लाइक हर बायर के लिए एक सेलर होगा, हर सेलर के लिए एक बायर होगा। अब अगर मैं पहले के 3 रूल्स को कंबाइन कर दूं, जो पहला रूल कहता है कि स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है, मतलब मेरे को 100 रुपए कमाने हैं तो किसी से 100 रुपए लेने पड़ेंगे, फ्री में तो पैसा मिलेगा नहीं। अगर मैं 100 रुपए का लॉस करता हूं तो कोई मार्केट में 100 रुपए का प्रॉफिट करेगा। अब मार्केट में दो ही तरीके के ट्रेडर्स हैं, या तो रिटेल है या इंस्टीट्यूशंस हैं। अब मेरे को पता है इंस्टीट्यूशंस ही 90% टाइम पैसा बनाते हैं, और अगर इंस्टीट्यूशंस पैसा बना रहे हैं तो नेचुरली वो पैसा तब बना रहे हैं जब 90% लोग पैसा हार रहे हैं या गवा रहे हैं, यस और नो। तो मेरे को पता है कि रिटेल और इंस्टीट्यूशंस में अगर इंस्टीट्यूशंस को पैसा बनाना है या इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बनाएंगे तो रिटेल ट्रेडर से ही वो पैसा स्नैच करेंगे। और अब मैंने तीसरा रूल डाल दिया कि फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर एंड फॉर एवरी सेलर देयर हैज टू बी अ बायर। इसका मतलब ये है कि जब जब इंस्टीट्यूशंस को बाइंग करनी है वो बाइंग तभी कर सकते हैं जब कोई और उनको बेच रहा है, यस और नो। फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, क्योंकि मैं बाय नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे को कोई कुछ बेच नहीं रहा है। फॉर एवरी सेलर देयर इज अ बायर, तो मैं कुछ बेच नहीं पाऊंगा जब तक मेरे से कोई कुछ खरीद नहीं रहा है। तो अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं और मेरे को मार्केट में बाइंग करनी है तो मेरे को रिटेल ट्रेडर्स को फोर्सफुली बिकवाना पड़ेगा, और अगर मेरे को सेलिंग करनी है तो मेरे को रिटेल ट्रेडर्स को फोर्सफुली खरीदवाना पड़ेगा। तो अब इसको समझते हैं कि ये फोर्सफुली खरीदवाने को या फोर्सफुली बिकवाने को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब आपको बाजार से बाहर उठा के फेंका जा रहा है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है। आपने कभी ऐसा देखा है, आपके साथ हुआ हो कि आपने सपोर्ट ब्रेक देखा
आपने सोचा चलो यहाँ सेल कर देते हैं, या मान लो दो सिचुएशन हो सकती है, आपने देखा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो या तो आप यहाँ पर एक